वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और अब हम मिलने जा रहे हैं अपनी मिनिएचर पेंटर से जिनका काम बहुत ज़्यादा एग्जिबिट हो चुका है। अब तक आपने जो है बहुत सारी 2 नेशनल एग्जिबिशंस जो है वो कर चुकी हैं और ग्रुप एग्जिबिशंस तो बेशुमार हैं जिसमें कि इनकी पार्टिसिपेशन है। और आपका काम जो है PNCA में परमानेंट कलेक्शन के लिए और एग्जिबिशन के लिए भी सिलेक्ट हो चुका है। मिनिएचर पेंटिंग आर्टिस्ट हैं और ट्रेडिशनल आर्ट के ऊपर काम करती हैं। मेरे साथ है फ़ाइज़ा गोंदल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फ़ाइज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। फ़ाइज़ा जो है लाहौर से जी लाहौर स्पेशली इस्लामाबाद आई हुई हैं आजकल। तो फ़ाइज़ा मिनिएचर को सिलेक्ट क्यों किया आपने एज अपना मीडियम? मिनिएचर इसलिए कि एक तो ये इस्लामिक ट्रेडिशंस में भी आता है और इसकी रूट्स हैं हमारे यहाँ पे कंट्री के यहाँ इस रीजन में। बेसिकली दिस इज़ द मतलब हमारा अपना आर्ट है। अच्छा। तो हमारे कल्चर का आर्ट है। इंस्टेड ऑफ कि मैं वेस्टर्न आर्ट की तरफ जाती हूँ, ऑल्दो कि वो भी बहुत खूबसूरत आर्ट है, बट कहीं ना कहीं ये आपके सोल के साथ, आपकी मिट्टी के साथ एफिलिएटेड है। तो सो आई पिक दिस। अच्छा, और ये कब से ये सिलसिला शुरू हुआ था कि आपने ये पिक किया कि मैंने ये करना है? प्रॉपरली तो 2016 में मैंने इसको लर्न करके तो मैं आई थी इस फील्ड में। स्टार्ट मैंने किया था लेकिन कुछ दरमियान में थोड़ा सा ब्रेक आ गया, समहाउ थोड़ा सा स्टे करना पड़ा। बट प्रॉपरली मैंने 2021 से स्टार्ट किया, एग्जीबिशन स्टार्ट किए हैं, ग्रुप एग्जीबिशंस किए हैं। और ब्रेक क्यों आ गया था बीच में? ब्रेक थोड़ा सा लाइफ भी अपनी तरफ आपका फोकस मांगती है कि कहती है कि लेट मी सेटल डाउन फर्स्ट। अपनी बेस बनाओ, लाइफ को सेटल करो, ग्राउंड बनाओ एंड देन ग्रो अप। तो आपने इसको पढ़ा, इसको सीखा? जी, मैंने इसको सीखा। मेरा ज़्यादा जो कह लें कि रुझान था वो अपना ट्रेडिशनल आर्ट की तरफ था। जैसे कह लें कि फ्रेस्को पेंटिंग है, वज़ीर खान मॉस्क की आपने देखा होगा कि वो इतना खूबसूरत हमारा इस्लामिक इल्यूमिनेशन ट्रेडिशनल आर्ट है। मुझे वो बहुत फैसिनेट करता था। तो मुझे था कि मैं इसको कहाँ से कैसे इसको लर्न करूं। मुझे ये तो पता था कि ये इसके उस्ताद होते हैं जो इसको टीच करते हैं। एंड देन आफ्टर मेरे फादर ने बोला कि वाई डोंट यू गो यूनिवर्सिटी टू लर्न दिस। तो मैंने कहा वाई नॉट। मैं बेसिकली ट्रेडिशनल आर्ट सीखने के लिए गई थी एंड देन वहाँ से मैंने फिर जितना भी हमारा इस्लामिक ट्रेडिशनल आर्ट है, इल्यूमिनेशन हो गया, मिनिएचर पेंटिंग हो गया, फ्रेस्को आर्ट हो गया, ये भी मैंने इसको प्रॉपर लर्न किया एंड देन आई कम इनटू दिस फील्ड। फिर आप इस फील्ड में आई। बिल्कुल सही। अच्छा, और ब्रेक का जो टाइम है डेफिनेटली वो टाइम होगा जब आपकी शादी हुई होगी और आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया होगा। अच्छा, नहीं जी वैसे शायद अदरवाइज कुछ और ज़िंदगी में चल रहा था जिसने आपको काम से डिस्ट्रैक्ट किया। जो चीज़ आर्टिस्ट को उसके काम से डिस्ट्रैक्ट कर सकती है ना, वो कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है जिसका कि उसकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को ना उसके काम से कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। आप समहाउ किसी चीज़ में इन्वॉल्व ज़रूर हो जाते हैं, आपका कोई टाइम थोड़ा ब्रेक आ जाता है, बट बीइंग एन आर्टिस्ट जैसे मैं हूँ, मुझे ख़ुद को एक्सप्रेस करने के लिए ना मुझे अपना ब्रश चाहिए। ठीक है, मैं किसी भी फील्ड अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हूँ, मुझे उसको ब्रश चाहिए। बिल्कुल तो उस तरह से ये कह सकते हैं कि एग्जीबिशन से मेरी ब्रेक ज़रूर थी बट आर्ट से ब्रेक नहीं थी। अच्छा, मेरा लिंक नहीं टूटा। यू वर वर्किंग बट नॉट एग्जिबिटिंग। अच्छा, ये पता है ये आर्टिस्ट के दरअसल 2 फेज़ हैं जी। आर्ट करना जो है वो इंट्रोवर्ट फेज़ है जी, और एग्जीबिशन करना जो है वो एक्सट्रोवर्ट फेज़ है। सो आर्टिस्ट यूजुअली इंट्रोवर्ट्स होते हैं तो उनके लिए एक्सट्रोवर्ट फेज़ में जाना वैसे भी मुश्किल होता है। कितना एग्जीबिशन फ्रेंडली है हमारा कंट्री एंड आर्टिस्ट फ्रेंडली है यहाँ पे एटमॉस्फेयर है? तो मतलब अभी तक जितने भी प्लेटफॉर्म से मैंने किया है, एग्जीबिशंस किए हैं, सब ने मुझे बहुत वेलकम किया। लाइक दे वर मतलब हमारे इस वक्त कंट्री के वो बड़े नाम हैं। कोई 60s की एज में था, कोई ऑलमोस्ट यंग भी थे और कुछ मतलब बड़ी एज के भी थे, बट उनसे मैंने लर्न बहुत किया है और दे वर सो वेलकमिंग। इनफैक्ट मुझे जो थोड़ा बहुत बोलना आया मुझे उन्होंने ही सिखाया है।
तो मुझे तो बहुत हेल्प मिली है और मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब तो वैसे भी यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको इस तरह से टीच किया जाता है कि आर्टिस्ट ताकि अपने प्लेटफॉर्म में अपने काम के बारे में, अपने बारे में बोल सके। बट इस सब के बावजूद मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को अगर कोई चीज़ एक्सप्लेन कर सकती है ना, वो उसका आर्ट है। वो खुद भी नहीं अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन जो उसने आर्ट बनाया है वो किसी और ही तरह से आर्टिस्ट को एक्सप्लेन करता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बहुत इंस्पायर कर रही है, मैंने यहाँ पे अपने पास ही यहाँ पे रखवाया हुआ है सोफ़े पे, ये मुझे ऐसे लग रहा है पुरानी डायरी के वर्क होते हैं ना, जो अचानक कोई पुरानी चीज़ जो आपकी मेमोरीज़ में से हो और वो निकल आए, तो उसकी ऑलमोस्ट यही खस्तगी सी हालत होती है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही आपने गॉट किया। हमारी रेजिडेंसी थी, मैंने अप्लाई किया था रेजिडेंसी में ऑफ ग्रिड के नाम से। तो उनका थीम था कि हमने लाइब्रेरी पे काम करना है, क्योंकि लाइब्रेरी का कल्चर फेड हो गया है, बुक्स का कल्चर फेड हो चुका हुआ है। और जिस तरह से हर किसी के हाथ में मोबाइल आ गया है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं हमारा ताल्लुक किताब से ख़त्म हो चुका हुआ है। वो चीज़ नहीं रही जो पहले होती थी। लोग किताब पढ़ते थे, शौक़ से पढ़ते थे। अब हर वक्त मोबाइल, और उस पर भी और बात की जाए टेक्नोलॉजी की, AI आ गया है, तो उसने बहुत चीज़ों को रिप्लेस कर दिया। तो उस थीम पे ये वर्क था। रेजिडेंसी थी, रेजिडेंसी में वो कोई 15 आर्टिस्ट थे। वो एक प्लेस पे बैठ के हमारी वर्कशॉप्स हुई हैं, उस पर हमारे आर्टिस्ट टॉक्स हुई हैं डिफरेंट, एंड देन आफ्टर फिर हमने ये काम किया है। तो मैंने जो चीज़ पिक की थी, मैंने यही पिक की थी कि जिस तरह किताबें, उनके वर्ड्स सब ख़त्म हो जाते हैं, ये कह लें कि किताबों के रंग उड़ जाते हैं, वर्ड्स हाफ रह जाते हैं। जैसे आप पेंटिंग्स में भी देख रहे हैं कि वो हर चीज़ जो उनसी है ना ड्रैप हो रही है, सब ख़त्म हो रही है। बट स्टिल जब आप वो वर्ड्स पढ़ लेते हैं, वो आपके अंदर उतरता है, फिर उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। एक दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है फ़ायज़ा, ये आपकी इस मतलब पेंटिंग को देखकर जो जहन में आ रहा है वो ये है कि मेमोरीज़ जी, मेमोरीज कि किताब जो है वो एक याद भी है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। मोबाइल में कोई भी तस्वीर जो है वो आपकी फ़ोन मेमोरी का हिस्सा होती है, लेकिन आपकी मेमोरी में उस तरह से नहीं होती कि कागज़ का जो कोई एक अजीब सा रिश्ता है ना इंसान के साथ, कि वो हमारे साथ एक याद वाबस्ता हो जाती है कि ये हमने पढ़ा था तो हमें क्या महसूस हुआ था, और वो क्या टाइम था जब हमने ये चीज़ पढ़ी थी, और फिर उससे हमने क्या कुछ सीखा था वगैरह वगैरह। तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। अच्छा, जैसे इसमें आपने किया, आपने डिफरेंट वर्क जो हैं उनको लेकर एंड देन 3D की तरह उन्हें डिज़ाइन भी किया है जी। और बीच में ये कमल का फूल जो है, ये कमल का फूल ही क्यों, इसकी भी कोई ख़ासियत, कोई ख़ास बात है? मोस्टली ये होता है कि जो लोटस है वो प्रेजेंट करता है आपकी स्पिरिचुअलिटी को जी, आपके कनेक्शन को। एक तो ये कि किताबों की खुशबू भी होती है और बहुत खूबसूरत होती है। और जैसे लोटस की फ़िलॉसफी है, एक ऐसी सतह पे ये ग्रो करता है, पानी एक सटल सी चीज़ है और फिर उसी में जम भी हो जाता है, और वहीं पे उसकी जो रूट्स होती हैं वो फ्लोट करती हैं। जहाँ पानी का फ्लो होगा वहीं पे वो भी होगा। इसलिए भी मुझे ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा कि जिस तरह किताबें हम पढ़ते हैं और वो जिस तरह से हमारी सोल को और हमारे हार्ट को वो टच करती है, वो एक खूबसूरत सा रिश्ता क्रिएट करती है। और फिर वो जो वर्ड्स और वो जो हमारे कनेक्शन होता है, वो जिस फ्लो में जाएगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी भी उस फ्लो में जाएगी। तो इसलिए भी मैंने लोटस को ज़्यादा प्रेजेंट किया है। बिल्कुल सही। और अब आपकी ना एक एक पेंटिंग को देखते हैं, आपके पीछे हमने एक रखी हुई है, मुझे तो ये पता नहीं क्यों अलादीन का चिराग टाइप की चीज़ लग रही है लेकिन अगर इसके अलावा कुछ है तो प्लीज़ बताइए कि ये आपने क्या पेंट किया हुआ है। और फिर ये जो एक फॉर्मेट है कि एक वर्क है और उसके ऊपर आपने वो किया हुआ है, ये क्या चीज़ है, इसको क्या कहेंगे आर्ट फॉर्म? एक्चुअली ये है वाटर कलर शीट है, काफ़ी हाई ग्राम वाटर कलर शीट है। मैंने इसको मिनिएचर पेंटिंग की जो ट्रेडिशनल टेक्निक है, उस टेक्निक में इसको ट्रीट किया है।
फर्स्ट मैंने इसको बर्न किया था, कैंडल लाइट के साथ इसको बर्न किया ताकि इसकी एक ओरिजिनल फॉर्म आए कि जब बर्न हो जाती हैं किताबें और उसका जो इफ़ेक्ट आता है। देन आफ्टर मैंने इसको वॉशेस दिए थे, डिफरेंट कलर्स के साथ वॉशेस दिए थे। और जो इमेजरी मैंने यूज़ की थी वो मैंने एंटीक इमेजरी जो बुक्स का और लाइब्रेरीज़ का ज़्यादा कल्चर जब था बहुत ज़्यादा इन्हेंस था, हर कोई बुक्स पढ़ता था, एक खूबसूरत सा एंटीक कल्चर था। लाइक वो टेबल्स होते थे, टेबल्स पे बुक्स होती थी, लाइब्रेरी, हर घर में लाइब्रेरी का एक पूरा एक सिस्टम होता था। ये कह लें कि हमारे जो दादा नाना के टाइम की उनकी चीज़ें थी खूबसूरत सी, लैंप होते थे। और अच्छा, ये लैंप बनाया हुआ है आपने? जी, लैंप है। ठीक है। तो वो अलादीन का चिराग भी बेसिकली तो एक लैंप ही है, लेकिन वो और तरह का वो और लैंप तरह है। का ये लाइट लैंप है जिसमें की रोशनी में लोग पढ़ा करते थे। तो ये किताब, हाँ जी, उन्हीं उसी तरह की किताबें, फेटेड किताबें, उन्हीं उन्हीं चीज़ों को लेके, जो कलम होता था लिखने का, एंड जब कलम इन्वेंट हुआ था तो वो कलम की एक खूबसूरत सी पीछे पूरी वो पर होता था। उसी को इंक का ज़माना भी ख़त्म हो चुका हुआ है, अब इंक नहीं होती है जी। तो वो इसीलिए मैंने वो चीज़ें हमारी स्टूडेंट लाइफ जो है उसमें वैसे इंक जो है वो खासी, जैसे कहते हैं ना, मतलब हर यूनिफॉर्म के ऊपर दाग लग जाते थे, हाथों के ऊपर जो है वो दाग लग जाते थे। जी जी। बैग में रखें तो बैग में भी जो है वो गिर के दाग लग जाते थे। तो हम तो जो है ना संभालते ही रहते थे, समझ ही नहीं आती थी कि ये स्याही जो है ये कैसे जाएगी, और सारी जिंदगी को वैसे हम यही इसी तरद्दुद में रहते हैं, यार ये स्याही कैसे जाएगी एग्जैक्टली। और यूनिफॉर्म भी वाइट होता था। हाँ, और स्याही है जी। पहले तो वो स्याही थी कलम दवात वाली, अब स्याही जो है वो कुछ और है, और आ गई है। और अब भी वही इशू दरपेश है कि यार ये स्याही जो है ना ये कैसे खत्म हो और कैसे। तो स्याही की अपनी एक फिलॉसफी है कि वो अब जैसे कह रही हैं कि वो नहीं जाती है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है ये आपको एहसास दिलाने के लिए कि जो इल्म होता है ना वो नहीं जाता। अब देखिए, लफ्ज़ कोई एक चीज़ जब ख़त्म होती है तो उससे जुड़ा हुआ सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये कलम दवात, जी, बच्चों को बताएं, उन्हें दवात नहीं पता भी, मतलब ये दवात के अंदर रोशनाई है जी, वो स्पेशल पॉट जिसमें के स्याही या रोशनाई डाली जाती थी। हाँ जी। तो उसको हम दवात कहते थे। और दवात का भी एक अपनी एक डेप्थ और एक अपना एक खूबसूरती होती थी। बाज़-औक़ात तो मैंने देखा है जो अच्छे खत्तात थे, एक फोम रख के उसमें उन्होंने स्याही डाली होती थी ताकि वो ज़रूरत से ज़्यादा ना उसके अंदर आए। सो देयर वाज़ अ लॉट ऑफ डेलिकेसी इन्वॉल्व, जो सब ख़त्म हो गई ना। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मेरा बेसिकली टॉपिक भी मैंने यही पिक किया था कि जो हमारा ट्रेडिशन है, अब जिस तरह से बहुत सी स्टोरीज़ हमने अपने दादा नाना इन सब से सुनी हैं, तो इसी तरह कहीं ना कहीं इल्म जौन सा है वो सीना ब सीना भी चलता है, सिर्फ किताबों से नहीं चलता, सीना ब सीना भी। किताबें तो पता है कब से चल रही हैं आपकी, मतलब कह लें कि जब से आदम है तब से एक इल्म का सिलसिला चल रहा है। तो इल्म का ये सोर्स ऑफ इल्म है, एक सोर्स है। तो अगर वो ख़त्म भी हो जाएगा ना, तो लेकिन जब आपने उसको हासिल कर लिया है तो आपके सीने से भी तो ट्रांसफ़र होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको बताएं कि ये कलम होती थी, ये दवात होती थी। मैंने इसीलिए इसको पोर्ट्रेट किया कि आके सब देखें, उन चीज़ों को याद करें जो अब नज़र नहीं आती। बिल्कुल, और जो आपने बैकड्रॉप यूज़ किया है और जो सारा कुछ, वो भी बहुत खूबसूरत है। इसके दरमियान में जो तितलियाँ आपने बनाई हुई हैं, एक तितलियों का भी पड़ा हुआ है, ये क्या आपने सिग्निफाई किया है? और नीचे शायद कुछ लिखा हुआ भी है या नहीं, जो भी है जी। एक्चुअली ये है जो शमा होती है उसके इर्द गिर्द परवाने होते हैं। ठीक है, वो परवाने मैंने लिए क्योंकि वो अर्थी कलर्स होते हैं, सारे ज़मीन के कलर्स हैं। बेसिकली मेरा इनको बनाने का ये था कि जो इल्म की जैसे परवाना होता है वो शमा के ऊपर सेक्रीफाइस कर देता है ख़ुद को, सिर्फ उसकी एक रोशनी के पीछे। तो कहीं ना कहीं हम इंसान भी जौन से हैं इसी तरह के इश्क रखते हैं अपने इल्म के लिए, अपनी किताबों के लिए। तो चूँकि मेरा बेसिक था भी किताबों को की इम्पोर्टेंस को बताने का, तो इसलिए फिर मैंने इनको परवानों को भी ऐड इल्म की शम्मा के परवाने जो हैं वो
एंड बाकी कोई चीज़ किसी इंसान को जो भी उसका पैशन हो पैशन होता है या जी। जो भी उसको अट्रैक्ट करती है चीज़, तो वो उसके लिए दीवानावारी परवानावारी जो है जी, वो हो बिल्कुल, जाता है आगे। जी, बिल्कुल। अच्छा, और ये पीछे भी हमने देखा वो किताबों का ढेर ही है, और उसमें से एक गुलाब, अब इसमें आप क्या पेंट करने की या दिखाने की आपकी जस्तजू है? एक्चुअली मैंने इसमें यही दिखाया है कि जो किताबें हैं उसका रिलेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ होता है। जैसे ये लोटस है, अच्छा, ये लोटस लेकिन है। लोटस का आप देखिएगा कि वो ड्रैप होते होते उसकी कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन टूट गया है, वो पूरी तरह से उसके ऊपर कनेक्टेड नहीं है। तो हमारा ये वही मकसद था कि मैं बताना चाहती थी कि किताबों के साथ जो हमने कनेक्शन मतलब रिश्ता है वो हम ही ने कहीं ना कहीं तोड़ दिया है। तो वो जब टूट जाएगा और किताबें एक ढेर बनकर रह जाएंगी, तो फिर हमें कैसे वो स्पिरिचुअलिटी को गेन करने का वाह वाह वाह, फायजा मिलेगा। क्या खूबसूरत। अब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ अपने लफ्ज़ों में, जी जी, तो मैं कहूँगी फ़ायज़ा ने ये जो पेंट किया है कि इल्म इरफान को जन्म देता है, बिल्कुल। और अगर इल्म का इरफान से ताल्लुक़ टूट जाए तो वो एक इल्म ऐसे ही ढेर की तरह है जी बिल्कुल, कि जो बेकार है, रद्दी है, जी, नाकारा जो है, सिर्फ किताबें कागज़ है। सिर्फ फजूल है। अगर उसमें से आपको वो इरफान नहीं मिल रहा, क्योंकि बेसिकली इल्म का मतलब, इल्म भी वही जो हमने अक्सर जो दुआएं हैं वो यही है कि नफ़ा बख्श इल्म दे, बिल्कुल, और इल्म और इरफान जो है ये बहुत आपस में कनेक्टेड Connected जुड़ी हुई है, बातें, जी। खूबसूरत। और इससे आगे भी कुछ आपने किताबों से जुड़ी हुई दास्तान बयान की है, ये क्या है? एक्चुअली इसमें मैंने आपको मतलब यही बयान करने की कोशिश की है, जैसे कि कव्वे हैं, ठीक है, कव्वे स्टोरी टेलिंग होते हैं और वार्निंग भी देते हैं। अब जो होता है कि मोस्ट ऑफ द कहते हैं जी घर के ऊपर छत पे अगर किसी कव्वे ने बोल दिया है, कुछ कह दिया है, तो इट मीन्स कि कुछ हैपनिंग होने वाली है। तो मेरा इन किताबों के साथ उनको बनाने का यही था कि इनका एक ये विजनरी होते हैं, इनमें विजडम होता है, इनका फॉर्च्यूनर होते हैं, आपको कहीं ना कहीं बहुत मतलब देख सकते हैं दूर तक, और कहीं ना कहीं आपको वार्न करते हैं कि कोई हैपनिंग होने वाली है। बिल्कुल। तो किताबों के साथ मैंने इनको इसीलिए एफिलिएट किया कि किताबें भी विजडम को करती हैं, बताती हैं, लेकिन जिस तरह से आजकल का मीडिया का दौर है, लाइक ये सोशल मीडिया हो गया या इंटेलिजेंस हो गई, ये सब, तो एक तरह से ये वार्निंग है किताबों के लिए कि किताबों का कल्चर ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा इसलिए इनको पोर्ट्रेट किया है मैंने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत ये भी वो है। और वैसे भी कोई चीज़ अगर डेड हो जाए तो उसके ऊपर भी कव्वे जो हैं वो सारे आ जाते हैं, और इसी तरह आते हैं जैसे आपने पोर्ट्रेट किया हुआ है। ग्रुप्स में आते हैं, ग्रुप्स में आते हैं और शोर मचाते हैं कि भाई यहाँ पे वी हैव अ ट्रीट, सो लेट्स एंजॉय, है ना? एग्जैक्टली। तो ये बिल्कुल आपने जो कब्रों का कब्रिस्तान किताबों का, और उसमें फिर जो कव्वों की एक मौज मस्ती दिखाई हुई है, दैट इज़ ब्यूटीफुल। कव्वा आपको पता है सबसे ज़्यादा लंबी एज वाले परिंदों में से एक है। कहते हैं हज़ारों साल जो है वो इनकी उम्रें होती हैं, और इतनी लंबी उम्र जो है वो किसी भी जानवर की हो तो ऑब्वियसली उसका एक विजन होगा, एक्सपीरियंस होगा, एक वर्ल्डली उसका एक ओवरव्यू होगा, चीज़ें होंगी। तो डेफिनेटली वो जो एक कॉन्सेप्ट है वो इस वजह से इसके साथ जुड़ता है। फ़ायज़ा, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातें करते हुए। so much. तो हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।